एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? एक्यूरेसी किसको बोलेंगे हम लोग कि कितना ज़्यादा आपका क्लोज है जो फाइनल वैल्यू है हमारी। अभी हमारा जो एग्जांपल है, हमारा एग्जांपल कौन सा वाला है? 100 सेंटीमीटर का जो है उसका लेंथ और 5 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर। तो अभी 100 सेंटीमीटर लेंथ ये आपका स्टैंडर्ड हो गया और डायमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। अब इन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर आए हैं वो कितना क्लोज है उसके साथ, तो जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू की जितना ज़्यादा क्लोज रहेगी उसको उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। क्या करेंगे? उसको उतना ज़्यादा एक्यूरेट हम उसको कंसिडर करेंगे। और जितना ज़्यादा डिफरेंस उसके अंदर आएगा मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ, जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा उसके अंदर एरर को माना जाएगा। ओके, प्रिसिशन किसको बोलेंगे? रिपीटिंग ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। अब रिपीटिंग मतलब क्या है? वहाँ पे कितना ज़्यादा आपने जितने भी प्रोडक्ट आपके पास मैन्युफैक्चर होकर आए हैं उसमें कितना ज़्यादा क्लोजनेस है, एक दूसरे के साथ कितना कितना क्लोज है, कितना कितना करीब है। और जितना ज़्यादा वो करीब करीब रहेंगे एक दूसरे के साथ, इसका मतलब क्या है? वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज है। क्या है उसके अंदर? प्रिसिशन उतना ज़्यादा है। अब प्रिसिशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट भी होनी चाहिए। प्रिसिशन इंडिपेंडेंट है। प्रिसिशन का एक्यूरेसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रिसिशन मतलब क्या है? मान लीजिए आपने 10 अलग अलग रीडिंग्स ली थी, तो वो 10 रीडिंग्स अगर एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज है, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है 10 अलग अलग जो वैल्यूज़ आई है, 10 अलग अलग जो रीडिंग्स आई हैं, वो अगर एक दूसरे से क्लोज है, एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब है, दैट मीन्स दैट आपकी जो आपका जो मेजरमेंट है वो कैसा है? प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो अभी यहाँ पे प्रिसिशन का और एक्यूरेसी का एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अगर प्रिसिशन और एक्यूरेसी दोनों जो है आपको अचीव होते हैं, आप एक्यूरेसी भी आपको मिल रही है और प्रिसिशन भी आपको मिल रहा है, दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर आए हैं वो 100% आपके टॉलरेंस जोन के अंदर है या फिर एक्सेप्टेबल जोन के अंदर है, एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट इस तरीके से होना चाहिए, एक्यूरेसी प्लस प्रिसिशन। बट प्रिसिशन इज इंडिपेंडेंट इन नेचर। प्रिसिशन का एक्यूरेसी से कोई रिलेशन नहीं है, प्रिसिशन इंडिपेंडेंट होता है। बट अगर वो एक्यूरेसी के साथ रिलेट करता है, दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट या फिर बहुत अच्छे उसको हम बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? एक्यूरेसी और प्रिसिशन का रिलेशन तो मैंने आपको बताया। देन एरर्स में आते हैं हम लोग, तो सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो सबसे पहले हम लोगों ने रैंडम एरर के बारे में देखा था, ठीक है। तो रैंडम एरर क्या है? जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। रैंडम एरर अनप्रेडिक्टेबल एरर्स होते हैं। अब जब प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट करना मतलब क्या है? अंदाज़ा लगाना। तो जब जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सक रहे, जो जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं क्या हम लोग? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो रैंडम एरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनअवॉइडेबल एरर्स। रैंडम एरर को क्या बोल सकते हैं हम लोग? अनअवॉइडेबल एरर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। नाउ सिस्टमेटिक एरर्स किसको बोलेंगे? द एरर्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल भी बोल सकते हैं हम। इसका दूसरा जो नाम है सिस्टमेटिक एरर्स का, प्रेडिक्टेबल एरर्स या फिर अवॉइडेबल एरर्स। और एक नाम क्या है इसका? अवॉइडेबल एरर्स। जब हम उसको प्रिडिक्ट कर सक रहे हैं, जब हम उसका अंदाज़ा लगा सक रहे हैं, दैट मीन्स जब हमको पता है कि ये जो फेलियर है, ये वीक पॉइंट है, यहाँ पे जो है फेलियर होता है आमतौर पे, तो हम क्या करेंगे? उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब सिस्टमेटिक एरर्स डिफाइंड एज मेजरमेंट दैट आर कंसिस्टेंटली टू हाई और टू लो। अब ये बहुत ज़्यादा अगर आपकी रीडिंग्स आ जाती है या बहुत कम या बहुत छोटी रीडिंग्स अगर इसकी आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका सिस्टमेटिक एरर के अंदर में। सिस्टमेटिक एरर्स का आमतौर पे जो हमारी लिमिट दी जाती है ना, जैसा हमारी लिमिट 100 सेंटीमीटर का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने क्या किया था? प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर दिया था। तो 99 से लेकर 101 ये हमारी क्या है? लिमिट है। अगर 99 से कम अगर वैल्यू आती है हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टू लो। अगर टू लो रहता है तो भी उसको हम क्या करेंगे? उसको अवॉइड करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करने की कोशिश करना पड़ेगा। और 101 के ऊपर अगर आपकी रीडिंग जाती है तो दैट इज़ टू हाई।
तो उसको भी जो है हमको अवॉइड करने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, प्रिवेंटिव एक्शंस उसके ऊपर लेने पड़ेंगे। तो ये तो आपको पता है कि 99 से नीचे भी अगर आता है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसको अवॉइड करने के लिए। और 101 से ऊपर भी जाता है तो जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव एक्शंस या प्रिवेंटिव मेजर्स वहाँ पे लेने पड़ेंगे। और 100 अगर आता है तो देन देयर विल बी नो इश्यू। 100 अगर आती है आपकी वैल्यू तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, वो तो एक्यूरेट रिजल्ट रहेगा। बट बिलो 99 विल बी कॉल्ड एज टू लो एंड अबव 101 दिस केस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे भी जो है आपको प्रिवेंटिव एक्शंस या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो दो लिमिट्स है हमारे पास वो तो पता है, जब हमको पता है लिमिट्स तो हम उसके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज सिस्टमेटिक एरर्स। Many causes, contaminated solutions, malfunctioning instruments, temperature fluctuation, etc. etc. अब सिस्टमेटिक एरर किन वजहों से आता है, क्या कॉजेज है उसके, रूट कॉजेज क्या क्या है उसके। कॉन्टेमिनेटेड सॉल्यूशंस, आप जो सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हो वो इम्प्योर है, कॉन्टेमिनेटेड है, उसके अंदर कुछ चीज़ें गिर गई है, कुछ ख़राब हो गया है, वो कॉन्टेमिनेट हो गया है, तो इसकी वजह से जो है आपका एरर आ सकता है। दूसरा, माल फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर एरर आ गया है, गलत रीडिंग वो देने लगे हैं, माल फंक्शनिंग वो अगर करने लगे हैं तो, या फिर आपने जो है इसका टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन नहीं करवाया है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मेंटेनेंस इन द फॉर्म ऑफ कैलिब्रेशन अगर आपने नहीं करवाया है तो भी आपको सिस्टमेटिक एरर्स वहाँ पे मिलेंगे। देन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उछाल और उतार और चढ़ाव उसमें आ रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट द सिस्टमेटिक एरर्स। ये सारे उसके कॉजेस या रीजंस है जिसकी वजह से आपको सिस्टमेटिक एरर्स मिल सकता है। टेक्नीशियन कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स एंड शुड ट्राई टू एलिमिनेट देम इफ पॉसिबल। तो आपको पता है कि किस किस रीजंस की वजह से सिस्टमेटिक एरर आ सकता है ना, प्री डिफाइंड है वो, तो हमको पता है कि क्या क्या सोर्सेस है सिस्टमेटिक एरर्स के। जब हमको सोर्सेस पता रहेंगे तो उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, और अगर हम उसको एलिमिनेट कर पाते हैं तो आपका ये सिस्टमेटिक एरर्स पूरी तरीके से ज़ीरो हो सकता है, नल एंड वॉइड वहाँ पे हो सकता है। अब क्या क्या चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, these are the root causes of the systematic errors: temperature, humidity and malfunctioning of the instruments. In the presence of systematic errors, does it help to repeat the measurements? अगर हमारे पास systematic error हम उसको occur हो रहा है और हम multiple readings अगर ले रहे हैं तो उसकी मदद से आपको accurate reading मिल सकती है क्या? जब तक हम उसका जो है जो sources है उनको कंट्रोल नहीं करेंगे और कितने भी मल्टीपल रीडिंग्स आप ले लो आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो है नहीं मिल पाएंगे यहाँ पे। ओके, तो आपको अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसके सोर्सेस ऑफ एरर्स हैं, जो प्रीडिफाइंड सोर्सेस है जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे मिस्टेक होती ही है, उन सोर्सेस को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद रीडिंग अगर आप लेते हैं तो आपको हो सकता है कि एक्यूरेट रीडिंग वहाँ पे मिल जाएगी। सिस्टमेटिक एरर डज इम्पैक्ट एक्यूरेसी? यस, ऑब्वियसली ये जो है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या है? यस, इट इम्पैक्ट्स द एक्यूरेसी। रिपीटिंग मेजरमेंट विद सिस्टमेटिक एरर्स डज नॉट इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। देखो ये पहले वाले सवाल का क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। ये जो क्वेश्चन था ना, डज इट हेल्प टू रिपीट द मेजरमेंट, अगर आप जो है मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे हैं सिस्टमेटिक एरर के प्रेजेंस में तो क्या आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है? नो। रिपीटिंग मेजरमेंट्स विद द सिस्टमेटिक एरर डज नॉट इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी एक्यूरेसी को, मल्टीपल रीडिंग्स चाहे आप कितनी भी रीडिंग्स ले लो उससे आपकी एक्यूरेसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एरर, अब एरर किसको बोलते हैं? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ड्यू टू एनी कॉज। किसी भी वजह से जो है आपकी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आता है, चाहे वो किसी भी वजह से आए, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, एरर को ही हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ एरर
अब ये परसेंटेज ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने पिछले में भी देखा था फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एरर क्या है फॉर्मूला, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या है आपका परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेट करने का जो है फॉर्मूला है। एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, अब एरर्स तो किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया, डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में। अनसर्टेनिटी किसको बोलेंगे, आपके जो रीडिंग्स हैं अनसर्टेन रहेंगे, मतलब इनएक्यूरेट रहेंगे। सो एरर्स लीड टू अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, कैन नेवर नो द एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू फॉर एनी मेजरमेंट। एरर अगर रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है कितना ट्रू वैल्यू उसका है। आइडिया ऑफ ए ट्रू वैल्यू इज सब्सट्रैक्ट नेवर नोएबल, इन प्रैक्टिस गेट क्लोज इनफ। ठीक है, वही सारी चीज़ें। अनसर्टेनिटी किसको बोलेंगे अभी, एस्टिमेट ऑफ द इनएक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड्स बोथ द रैंडम एंड सिस्टमेटिक कंपोनेंट्स। अनसर्टेनिटी किसको बोलेंगे, एस्टिमेट ऑफ द इनएक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट दैट इंक्लूड्स बोथ द रैंडम एंड सिस्टमेटिक कंपोनेंट्स, जिसमें रैंडम एरर भी आ रहा है, सिस्टमेटिक भी एरर आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, और जिसके वजह से ओवरऑल आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इनएक्यूरेसी आपको वहाँ पे मिल रही है। इनएक्यूरेसी का ही दूसरा नाम अनसर्टेनिटी है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए। एन एस्टिमेट टू द रेंज within which the true value for a measurement lies with a given probability level। अगेन जो है अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है, एन एस्टिमेट ऑफ द रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यू फॉर अ मेजरमेंट लाइज विद अ गिवन प्रोबेबिलिटी लेवल। ठीक है, सो इन शॉर्ट इसको अगर समझना है तो इनएक्यूरेसी को ही अनसर्टेनिटी हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा मोटा मोटा अगर आप समझ लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा उसमें। नॉट सरप्राइजिंगली it is difficult to state with certainty how much uncertainty there is in a measurement value or measured value, but that doesn't keep metrologists from trying। uncertainty अगर आ रही है या फिर inaccuracy अगर आ रही है, इसकी वजह से क्या होगा, मेट्रोलॉजिस्ट जो रहेगा वो रीडिंग्स नहीं छोड़ेगा, या फिर उसका जो है उसका काम जो है वो नहीं छोड़ेगा। मेट्रोलॉजिस्ट ट्राई टू फिगर आउट ऑल द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, सोर्सेज ऑफ एरर्स, यहाँ पे जहाँ पे कुछ हमारे से मिस्टेक हो रही है या वीक पॉइंट्स, उसके जो है पता लगाने का कोशिश करेगा मेट्रोलॉजिस्ट, और पता लगाने के बाद उसको एलिमिनेट करने के लिए भी सोचेगा, उसको रिमूव करने के लिए भी सोचेगा। सो अ मेट्रोलॉजिस्ट ट्राइज टू फिगर आउट ऑल द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एस्टिमेट देयर मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है वो भी उसको पता लगाएगा। वन और अनदर फैक्टर में बी मोर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल when measuring a very short lens with micrometer care a lot about repeatability, but with the measurement of longer length temperature effects are fear more important। अभी देखो यहाँ पे दो अलग अलग अनसर्टेनिटीज़ को एक्सप्लोर किया है, दो अलग अलग केसेस है हमारे पास। पहला जो केस है उसमें हमको क्या करना है, शॉर्ट लेंथ मेजर करना है, छोटा लेंथ मेजर करना है, और दूसरे वाले केस में क्या है, हमको बड़ा लेंथ मेजर करना है। तो फॉर एग्जांपल पहला जो है शॉर्ट लेंथ मतलब क्या है, आपको 1 सेंटीमीटर का जो है आपके कंपोनेंट्स है पूरे, उसको आपका मेजरमेंट करना है, और दूसरे वाले केस में क्या है, आपका 100 सेंटीमीटर्स के कंपोनेंट्स है, उसको आपको मेजर करना है। तो 1 सेंटीमीटर जब आप मेजर करोगे, 1 सेंटीमीटर की लेंथ जब आप मेजर करोगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और वहाँ पे जो है आप क्या बोलोगे, रिपीटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, एवरेज निकालोगे आप वहाँ पे, उसको अवॉइड करने के लिए, या इनएक्यूरेसी को अवॉइड करने के लिए, या अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, वहाँ पे मल्टीपल रीडिंग्स लोगे, और मल्टीपल रीडिंग का क्या करोगे, वहाँ पे एवरेज निकालोगे। इस तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल करोगे। अब आते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या है, आपके लॉन्गर लेंथ है, लेंथ बढ़ गई, अभी यहाँ पे हमारी 100 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई यहाँ पे केस 2 में। अब केस 2 में आपको मल्टीपल रीडिंग्स और उसके एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, या फिर इन्वायरमेंटल अफेक्ट, इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है, जैसे ह्यूमिडिटी है आपका, टेम्परेचर है आपका, ठीक है, मॉइस्चर्स जो अवेलेबल है आपके उसके अंदर, रूम टेम्परेचर के ऊपर या एयर के अंदर, उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा आपको इनएक्यूरेट रीडिंग्स देने के लिए वजह बन सकते हैं, उसका कॉज हो सकते हैं इनएक्यूरेट रीडिंग्स का, इन केस ऑफ लॉन्गर लेंस। ठीक है,
तो इससे क्या समझ में आ रही है बात हमको? इससे ये समझ में आ रही है कि जो रूट कॉजेज़ हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रूट कॉज़ जो शॉर्ट लेंथ वाले कंपोनेंट है उसके ऊपर उसके जो रूट कॉज़ है, वही सेम रूट कॉजेज़ जो है आपके लॉन्गर लेंथ वाले कंपोनेंट के ऊपर भी काम करेंगे। तो जो रूट कॉजेज़ है इनएक्यूरेसी के या एरर्स के, दैट मे वैरी अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट डायमेंशंस। कंपोनेंट की जैसे डायमेंशंस रहेंगे उसके हिसाब से जो रूट कॉजेज़ है वो भी चेंज होंगे। नाउ रिपोर्ट वैल्यूज, meteorologists come up with a value for uncertainty. You may see this in catalogs or specifications. Example, measured value plus minus an estimate of uncertainty. Again यह है estimate of uncertainty, मतलब क्या है आपका? टॉलरेंस है। क्या है आपका? टॉलरेंस है। अगेन अब यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू क्या है? अभी जो जाहिर सी बात है, आप जब मेजर करते हो तो 100% एक्यूरेट नहीं रहेगी वैल्यू, उसके अंदर भी कुछ अनसर्टेनिटीज आएंगे। अब वो अनसर्टेनिटीज के रूट कॉजेज क्या है? आपका जो ऑपरेटर है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑपरेटर क्या था? अनस्किल्ड अगर ऑपरेटर है। स्किल्ड और अनस्किल्ड किसको बोलते हैं? स्किल्ड मतलब जो हुनरमंद है, जिसको सारी चीज़ें पता है, सारे कैसे ऑपरेट करना है, रीडिंग्स कैसे लेना है, एक्सपीरियंसड है, वेल एक्सपीरियंसड है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्किल्ड बोलेंगे। अनस्किल्ड किसको बोलेंगे? जो फ्रेशर है, जो बिल्कुल नया है, आज ही ज्वाइन किया है उसने कंपनी, उसको पता नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है और सारी चीज़ें कैसे काम करती है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे उसका सिलेक्शन करना है, कौन से डायमेंशन मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें अगर उसको पता नहीं है तो वो वाले वर्कर को बोलेंगे हम लोग अनस्किल्ड ऑपरेटर या अनस्किल्ड वर्कर। अब जो अनस्किल्ड वर्कर होता है, वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको करेक्टली अगर ऑपरेट नहीं करता है या होल्ड नहीं करता है उसको प्रॉपर वे में, तो आपको क्या देंगे? वो इनएक्यूरेट रीडिंग देंगे। फॉर एग्जांपल, आप जब लाइन ड्रॉ करते हो, अभी जैसा आप लोग स्केच बुक के ऊपर या ड्राइंग शीट्स के ऊपर ड्राइंग कर रहे हो ना, MWM के सब्जेक्ट में, अब लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हो? स्केल का इस्तेमाल करते हो, मेजरिंग स्केल का, जो पॉलीमर वाली मेजरिंग स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की या 30 सेंटीमीटर की, है ना? तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग? जो आपका शीट है, शीट का सरफेस और मेजरिंग स्केल का सरफेस दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। और पैरेलल जब रहेंगे, पैरेलल मतलब क्या है? दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं पैरेललिज्म। क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को या इस फेनोमेनन को? क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेललिज्म। जब ये पैरेललिज्म रहेगा तभी आपका जो है करेक्ट वहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी या करेक्ट मेजरमेंट होगा लाइन। अगर पहले से ही ड्रॉ की हुई लाइन है उसको आप मेजर करना चाह रहे हो, तो आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो और जिस सरफेस के ऊपर वो लाइन ड्रॉ की गई है, वो शीट, दोनों का जो सरफेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए? एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के साथ। दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए, मतलब कोई उसमें एंगल नहीं होना चाहिए, कोई उसके अंदर इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप करेक्ट वैल्यू मेजर कर पाओगे। आप अगर क्या करते हो कि आपकी जो शीट है, उस शीट के ऊपर आपकी जो मेजरिंग स्केल जो है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो, थोड़ा सा एंगल में लेकर आते हो और लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो जो है लाइन एक्यूरेट ड्रॉ होगी क्या? एग्जैक्ट ड्रॉ होगी क्या 10 सेंटीमीटर की? नो सर, नहीं होगी। या फिर अगर आपके पास प्री ड्रॉ, आपने पहले से ही ड्रॉ किया है लाइन को और उसका मेजर करना चाह रहे हो, अगेन वही मेजर करने के लिए, वो भी मेजर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? उसको टिल्ट रख रहे हो। आपकी जो स्केल है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर, मतलब समझ में आता है ना? थोड़ा सा एंगल में, तिरछी, सीधा नहीं रखा है हमने, बिल्कुल पैरेलल नहीं रखा है। वो 10 डिग्री या 20 डिग्री से क्या कर रही है? इंक्लाइन कर रही है। आपके मेजरिंग स्केल जो है आपकी, वो इंक्लाइन कर रही है आपकी शीट को। तो शीट है, शीट आपको कैसे नजर आएगी? लाइन के फॉर्म में नजर आएगी। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे मेजरिंग स्केल लेकर आ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे मेजरिंग स्केल मैं बताता हूँ आपको। अगेन मेजरिंग स्केल भी कैसे नजर आ गई आपको? साइड व्यू में अगर आप देखोगे तो लाइन के फॉर्म में नजर आएगी। ओके, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? अभी दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं ए, नाम देते हैं बी। अब सिचुएशन ए में क्या होगा? सिचुएशन ए में आपका ये जो शीट है, ये शीट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये आपकी स्केल है। दोनों को भी क्या कर रहे हैं हम? साइड से देख रहे हैं।
साइड से देख रहे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब जब सिचुएशन ए में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ओके सर। सिचुएशन ए और सिचुएशन बी, दो अलग अलग हमारे पास सिचुएशंस है, दो अलग अलग कंडीशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये आपकी जो नीचे की लाइन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपकी क्या है, ड्राइंग शीट है, शीट। और ये क्या है आपका स्केल। अगेन ये क्या है आपकी स्केल। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया था, शीट रखी हुई है, शीट प्लेन है, एकदम एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केल को क्या किया हमने, टिल्ट कर दिया एंगल के अंदर। स्केल क्या किया हमने, एंगल में उसको टिल्ट कर दिया। अभी अगर मैं उसको बताऊं आपको, ये एंगल में जो है इसको हमने क्या किया है, टिल्ट कर दिया। अब ये एंगल कितना है, मान लीजिए एंगल जो है 30 डिग्री इसका है। 30 डिग्री के एंगल में हमने क्या किया, उसको टिल्ट कर दिया। तो अभी क्या होगा, ये जो इस पोजीशन में अगर आप रख के रीडिंग लोगे तो आपको कैसी रीडिंग मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी या इनएक्यूरेट मिलेगी? इनएक्यूरेट मिलेगी। क्यों इनएक्यूरेट मिलेगी? इनएक्यूरेट। क्यों क्यों इनएक्यूरेट? सर, वो ये टेढ़ा है, एक एंगल पे इंक्लाइन है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि डिस्टेंस कितना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सिचुएशन बी पे आते हैं हम लोग। सिचुएशन बी में क्या है, अगेन हमारी जो शीट है एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, प्लेन सरफेस पे रखी हुई है। और उसके बाद हमने हमारी जो मेजरिंग स्केल है, वो मेजरिंग स्केल को भी क्या किया है, एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेकर आ गया है। और इस तरीके से उसको रखा है कि आपकी शीट में और स्केल में कोई इंक्लेशन नहीं है, 100% वो दोनों एक दूसरे के कैसे पैरेलल है, एंड देयर इज नो इंक्लिनेशन इन बिटवीन द शीट एंड स्केल। सो इन केस ऑफ बी, सिचुएशन बी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको किस तरीके की रीडिंग मिलेगी यहाँ पे, एक्यूरेट या इनएक्यूरेट? एक्यूरेट मिलेगी सर। क्यों एक्यूरेट मिलेगी? कि सर दो पैरेलल है तो डिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे ये जो फेनोमेनन है ना, दोनों सरफेसेस जो जिसका हमको वैल्यू मेजर करना है, ठीक है, जिस सरफेस का हमको वैल्यू मेजर करना है और जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम उसको मेजर करने जा रहे हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के परफेक्टली पैरेलल हैं तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं पैरेललिज्म। क्या बोलते हैं इसको? पैरेललिज्म। और ये पैरेललिज्म का जो फेनोमेनन है, ये आपके मेट्रोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है कि मैं आपको बता रहा था स्किल्ड ऑपरेटर और अनस्किल्ड ऑपरेटर के बारे में। तो स्किल्ड ऑपरेटर क्या करेगा, बिल्कुल इस तरीके से उसको हैंडल करेगा, है ना, सिचुएशन बी जैसा है ना, वैसे उसको ऑपरेट करेगा। ये स्किल्ड ऑपरेटर है आपका। तो स्किल्ड ऑपरेटर क्या करेगा, उसको परफेक्टली 100 एक्यूरेट रखेगा, पोजीशन उसको कैसे रखना है, क्या रखना है, सब पता रहेगा उसको। तो सिचुएशन बी जो है वो किसकी है, स्किल्ड ऑपरेटर की है। और सिचुएशन ए किसकी है, अनस्किल्ड ऑपरेटर की है। सिचुएशन ए किसकी है, अनस्किल्ड ऑपरेटर की। अब यहाँ पे उसको क्या है, पता नहीं है, ये जो फ्रेशर है, ये नया जॉब करने के लिए आया है, आज पहला ही दिन है उसका, तो उसको पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वहाँ पे मिस्टेक्स करेगा, वो प्रॉपरली हैंडल नहीं करेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। अब ये जो सिर्फ आपको स्केल का मैंने एग्जांपल दिया है, इस तरीके से जो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, ठीक है, स्लिप गेजेस हैं, साइन बार्स हैं, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उसको क्या करता है, वो प्रॉपरली हैंडल नहीं करता है, करेक्टली उसको करेक्ट पोजीशन में उसको पकड़ता नहीं है, उसको हैंडल नहीं करता है, तो ऑब्वियसली वो कैसे रीडिंग्स देगा, इनएक्यूरेट रीडिंग्स देगा या इनकरेक्ट रीडिंग्स उसको देगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस। तो अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है एन एस्टिमेट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये जो अनसर्टेनिटी है अनस्किल्ड ऑपरेटर के कंडीशन में क्या होगी, ये ज़्यादा रहेगी, और स्किल्ड ऑपरेटर के कंडीशन में कैसी रहेगी, वो कम रहेगी। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे है स्किल्ड ऑपरेटर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ज़्यादा उनको वैल्यू दी जाती है, और ज़्यादा वेजेस पे उनको हायर किया जाता है, ज़्यादा सैलरीज पे उनको क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। क्यों हायर करेंगे ज़्यादा सैलरीज पे?
क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो एक प्रॉपर वे में या प्रॉपर मैनर में जो है वो काम करेंगे, जिसकी वजह से आपको परफेक्ट काम मिल सकता है वहाँ पे, या अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं आपको एज़ कम्पेयर विद द अनस्किल्ड ऑपरेटर या फ्रेशर। दोनों सिचुएशन में ये अनसर्टेनिटीज जो रहेंगे आपको दोनों सिचुएशन में मिलेंगे। स्किल्ड ऑपरेटर के सिचुएशन में जो है आपको ये कम मिलेंगे अनसर्टेनिटीज, और अनस्किल्ड ऑपरेटर के कंडीशन में आपको ज़्यादा अनसर्टेनिटीज मिल सकते हैं। डिटेल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट to us now, but principle is any measurement need to know where the important sources of error might be। अभी देखो अगेन यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मिस्टेक हो सकती है। और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है अनसर्टेनिटी का, या फिर रूट या फिर कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायग्राम ए और डायग्राम बी दोनों में कुछ डिफरेंस है। यस सर, एक में सिर्फ सेंटीमीटर, एक में पूरा mm दिया है। वेरी गुड। एक्यूरेट रीडिंग कौन देगा, ए या बी? ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने के चांसेस कौन से कंडीशन में? बी में है। बाकी लोग क्या बोलते हैं? बी में सर। बी में है। वेरी गुड। देखो बी में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, छोटे से छोटे जो पॉइंट है, छोटा से छोटा जो डिवीजन है उसको भी हम उसको क्या कर रहे हैं वहाँ पे ध्यान से ले रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि 2.3 सेंटीमीटर की जो है एक लाइन ड्रॉ करना है, सिचुएशन ए वाली स्केल आपको दी जाती है और बोला जाता है कि 2.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो आप कैसे ड्रॉ कर पाओगे इसमें 2.3 की लाइन? एक्यूरेट लाइन ड्रॉ होगी या फिर इसमें नहीं होगी? वही अगर आप सिचुएशन बी देखते हैं, ये वाली स्केल अगर आपके पास है सिचुएशन बी वाली, और आपको बोला जाता है कि 2.3 की एक लाइन ड्रॉ करो, तो आप ड्रॉ कर पाओगे क्या फिर? यस सर। ड्रॉ कर पाओगे। क्यों ड्रॉ कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मिलीमीटर्स के अंदर भी जो है यहाँ पे डिविजन्स बताए गए हैं, या फिर यहाँ पे उसको मार्क किया गया है, रीडिंग्स को मार्क किया गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको एक्यूरेट रीडिंग्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो दिस इज द कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सिचुएशन ए वाली अगर स्केल है आपके पास, तो आप फौरी देख के समझ में आना चाहिए कि आपको अगर इस टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या इनएक्यूरेट रीडिंग्स के चांसेस उसके अंदर ज़्यादा हैं। So this is how you can find out the causes of the errors or uncertainty। कंफ्यूज करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कंफ्यूजिंग रीडिंग्स वहाँ पे नहीं लेना चाहिए। कंबाइंड नंबर्स इन कैलकुलेशंस ये भी नहीं लेना चाहिए, कंबाइंड नंबर्स भी नहीं लेना चाहिए। आपको वहाँ पे हर एक रीडिंग के नीचे लिखना चाहिए किस चीज़ की रीडिंग है वो, ठीक है। तो ये दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, और या फिर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करके अवॉइड कर सकते हैं अनसर्टेनिटी को। लुक अप रूल्स व्हेन दे नीड देम, ठीक है। मतलब क्या है, हमारा जो मैनुअल होता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, वो पढ़ते रहना चाहिए जब तक कि आप उससे फैमिलियर नहीं हो जाती, या फिर सारी चीज़ें जब तक आपको याद नहीं हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आपकी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो आज जो है हम लोग यहीं पे उसको कंक्लूड करते हैं।